हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 वित्तीय संसाधन जुटाना। तो वित्तीय संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जो कि हम पैसों से ख़रीदते हैं, ठीक है, नकद। जैसे कि सब्जी, है ना। सब्जी क्या है, हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे जाके 10 रुपए के आलू ऐसे करके लेके आते हैं ना, तो वो क्या होता है, नकद होता है। और वहाँ से पैसों की चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, तो वो होता है हमारा वित्तीय संसाधन जुटाना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो उस समय, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, राइट, आपके पास गैजेट्स नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज़ नहीं है, टेबल नहीं है, तो कौन आएगा आपके पास, ठीक है, कौन आपके पास बैठ पाएगा। तो उस चीज़ के उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, इसके अंदर 11.2 वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता और महत्व। देखो, इस टॉपिक को अगर आप समझ जाते हो तो आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे, ठीक है, यूनिट समझ जाओगे आप। देखो, संसाधन जो होता है एक तरीके से आप समझ सकते हो कि मैंने जैसे बताया आपको, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, भूमि हो गया, वो भी एक संसाधन है ना। भूमि के अंदर क्या होता है, कुर्सी, मेज, टेबल, चेयर, यंत्र, आप जो भी यूज़ करते हो उन सबको जुटाना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस सिचुएशन में, ठीक है। जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, क्या पैसे कम होते हैं उस समय हमारे पास, तो जो सोर्सेज होंगे उनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। यानी कि कहाँ से हम उन सोर्सेज को पकड़ें, ठीक है, या उनको लाएं अपने ऑफिस के अंदर, अपने जो भी आपका जो जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो जो कि आपके रोज़मर्रा की जीवन में काम आते हैं, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए मार्कर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वाइट बोर्ड और मार्कर, जहाँ पे वो अपना आइडियाज़ लिखेगा, ठीक है, लोगों के साथ शेयर करेगा, डिस्कस करेगा, जो उसकी टीम मेंबर्स होंगे उनके साथ। क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए चीज़ों को ख़रीदना एक तरीके से, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक आता है उसके अंदर वो आता है फिक्स कैपिटल, जो जिसका यूज़ हम करते हैं भूमि खरीदने के लिए, भवन खरीदने के लिए, ठीक है, मशीन वगैरह। तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल, सॉरी, डिपॉजिट नहीं, कैपिटल। एक सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इंग्लिश में भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी लिख दोगे हेडलाइन में, तो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा अभी भी, ठीक है। तो इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी यानी कि वो पूंजी जो कि आप जो काम करती रहती है रेगुलरली, ठीक है, जो यूज़ में आ रही होती है। जैसे कि हम हमेशा हमारे जेब में 1000-2000 रुपये पड़े होते हैं, ठीक है, सबके जेब में नहीं होते, कुछ लोगों के जेब में होते हैं। जो काम कर रहा है शायद उसके पास 500-600 रुपये, तो वो क्या होता है, वो यूसेज के लिए रखता है, अपने काम के लिए, ठीक है। यानी कि कहीं जा रहा है बाहर, तो पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल, या फिर उसके पास गाड़ी नहीं है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करेगा। तो ये उन चीज़ों के लिए पैसे होते हैं, राइट। तो समझ में आया आपको कि जो अलग अलग जो है संसाधन है उनके लिए जो पैसा है वो भी अलग अलग होता है। इसके अलावा वित्तीय स्रोत, ठीक है, वित्तीय स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी अलग अलग सोर्सेज हमारे पास। तो इसके एक है हमारा अवधि के आधार पे, ठीक है, आधार अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो भी कह लो आप, उसके अकॉर्डिंग जब आपको चाहिए होता है लोन, है ना, लोन चाहिए होता है, या आपको चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि आप किस्तों पे कुछ ख़रीद लेते हो ना, मोबाइल फ़ोन्स या टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, तो वो सब होता है टाइम पीरियड के लिए, है ना, कि 1 साल के लिए हमने ईएमआई बनवा दी उसकी, और हमने उसको चुका दिया, मतलब 1 साल में ईएमआई हर महीने दे दे के ऐसे करके, तो वो टाइम पीरियड होता है। तो सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है हमारा 1 साल का, जो कि अल्प काल स्रोत के अंदर आता है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा 1 साल का होता है ये। इसके अलावा सेकंड जो होता है वो आता है काल, ये होता है हमारा मध्यकाल के लिए। इट मीन्स कि ये 3 से 5 साल के लिए होता है, ठीक है, 3 से 5 साल के लिए ये मैं आम तरीके से देखें तो। इसके अलावा दीर्घकाल होता है, इसका होता है, ये शुरू होता है 5 साल से, ठीक है, 5 साल, ये टाइम जो है ये चुकाने वाला टाइम है, ठीक है, यानी कि 5 साल के बाद तक ये चलता रहता है। जैसे कि हम बड़ी बड़ी कार्स खरीदते हैं 10 लाख की, 15 लाख की, तो उसके अंदर जब लोन चुकाते हैं तो 5 साल से ज़्यादा ही लगते हैं, है ना। 10 लाख की कार लेंगे, अगर उस पर हमने ईएमआई बनवा दी 10-15 हज़ार की, तो वो मे बी 10 साल, 8 साल, 9 साल ऐसे लग जाते हैं उसको चुकाने में।
तो ये अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि कंपनी में आपको शायद कार की ज़रूरत होगी, चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, है ना, उसके लिए। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका सोर्स है, ठीक है, पैसे जुटाने का या आपको सामान खरीदने के लिए। इसके अलावा सॉरी, स्वामित्व के आधार पर इट मीन्स कि आप फंडिंग कर रही है आपने, ठीक है। ये पहला देखो, आप यहाँ पे फंडिंग कर रही है, स्वामी के निधियाँ, ऑनर फंड्स, यानी कि जो आपका मालिक है, जो मालिक हो आप, जैसे कि किसी कंपनी के, तो आपने कहीं से सोर्स फंडिंग करी है या अपना बिजनेस में कहीं पर लगाया था आपने, किसे, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें इक्विटी में, शेयर में लगा दिया, रिटेल अर्निंग में लगा दिया, तो ये वहाँ से आपको पैसा मिला है, आपने उसका यूज़ करा है, ठीक है। आप ये दूसरी चीज़ हो सकती है बोरो फंड्स, अगर आपने कहीं से कर्ज़ लिया है, ठीक है, अपने दोस्त से, परिवार से, बैंक से, तो वो आ जाता है कर्ज़ में। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है हमारा निधियों के सृजन के स्रोत के आधार पे, यानी कि बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता है, कंपनी के भीतर जो आपके पास जो पैसा होता है, यानी कि जो कंपनी के वजह से आपके पास आया है ना, जैसे कि आपकी कहीं और कंपनी है, दूसरी कंपनी भी है आपके पास, आपने एक नया स्टार्टअप खोला है पर एक कंपनी पहले से ही है, तो वहाँ से जो पैसा आपको मिला है आप वो लगाओगे, या फिर जो आपका स्टार्टअप है अभी उसको 10 साल नहीं हुए हैं, है ना, 10 साल हमने पीछे वाले चैप्टर में बात की थी, जो 10 साल या उससे कम होता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं, नया बोलते हैं। तो वहाँ से आपको पैसा मिला है नए स्टार्टअप से, तो आपने उसको लगाया है अपनी स्टार्टअप में यूज़ करने के लिए, है ना, उसको बढ़ाने के लिए। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक और टॉपिक है स्रोतों के विवरण। देखो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कुछ चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक के अंदर ये है। मुझे बेसिकली पूरी समरी बतानी होती है उस टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, राइट। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो वित्त के विभिन्न स्रोतों का विवरण, इसमें क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट, यानी कि व्यापारिक आधार, आधार नहीं है, उधार है। ये एक तरीके से जो कंपनी होती है उसको पर्सनल लोन की तरह देना होता है, ठीक है, लेना होता है, लिया होता है वो। जैसे कि कोई कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो उसने उसको लोन दे दिया किसी बैंक ने, है ना, तो ये उस लोन की तरह होगा। उसके अलावा फैक्टरिंग करना, यानी कि एक थर्ड पार्टी से आप कह रहे हो कि मुझे आप सामान दिलवाओ, जैसे कि अब मैंने बताया किस्त का आपको एग्जांपल दिया था ना, तो किस्त क्या होती है, थर्ड पार्टी तो होती है। जब आप बाइक लेने जाते हो तो बाइक के शोरूम में खड़ी है और आप हो कस्टमर, और बाइक जो है वो है वेंडर, उसको बेचना है बेसिकली, ठीक है, वो सेलर है। तो वो क्या करेगा, वो आप बोलोगे कि मुझे, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं इतने पूरे, मेरे पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 है, आप बोलोगे मेरे पास तो इतने हैं, फिर वो क्या करेगा, वो आपकी EMI करवाएगा। EMI में क्या होगा, तीसरा बंदा जो का थर्ड पार्टी के पास, बैंक के पास जाएगा, उससे बोलेगा कि इसका EMI करवा दो और ये इसका लोन देख लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो अप्रूवल भेजता है, होता है आपका, फिर आपको बाइक मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से ये फैक्टरिंग है, इसके अंदर भी यही तरीके का यूज़ होता है सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा आता है वाणिज्यिक पत्र, इसमें क्या आता है, कमर्शियल पेपर होता है, ये किसी कंपनी को भेजा जाता है जिसकी कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से ये ऑफ़र होता है, पर ये अनसिक्योर होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती हैं वो बेचती है आपको लोन के लिए, इस तरीके से, मतलब कि ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो इसमें आएगा एक डिवेंचर बोलते हैं इसको। तो जब आप किसी चीज़ को लेते हो लोन पे तो आप उसको ब्याज देते हो, ठीक है, तो ये ब्याज देना, आप किसी से भी पैसा ले रहे हो लोन पे, है ना, तो उसको आप ब्याज के समय दोगे तो उसको डिवेंचर बोलेंगे। और उसके बाद आता है वित्त के व्यक्तिगत स्रोत, तो ये पर्सनल होता है उसका, व्यक्ति का, यानी कि उसने अपने किसी पर्सनल तरीके से पैसे को इकट्ठा किया है, राइट। इसके बाद आता है छठे में है शेयर पूंजी इक्विटी शेयर का निर्माण, ये सारी होती है इसमें। जब शेयर जारी करके पूंजी प्राप्त की जाती है तो उसे शेयर पूंजी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि शेयर को आप बेच के जब आप उसको पैसा कमाओगे, शेयर से जो आपको पैसा मिलेगा उसका यूज़ करना अपने बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद प्रतिधारी आय, यानी कि रिटेन अर्निंग, इसमें क्या होता है, जो आपके पास संपत्ति है उसके अंदर जो आपने
अलग से जो चीज़ें मंगवा के लगाई हुई है, एसी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जैसे कि टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है उसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, प्रतिधारी आय के अंदर। तो ये सब खर्च को उठाने के लिए ये वाली आय आप यूज़ करते हो। मित्र या रिश्तेदारों से आप जब मांगते हो, ठीक है, किराए पे या मतलब लोन पे, तो वो अलग एक मैटर है। वित्तीय संस्था या आप किसी इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो, ठीक है, फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट से आप लोन लेते हो, तो वो वाणिज्यिक बैंक तो होता ही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने वो बता दी जो भी चीज़ें होती है। इसके अलावा इसमें एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखने की नहीं होती, जो बताया था आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11 पूरा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।